है 10th क्लास की। धन्यवाद बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 में इतिहास विषय के अंतर्गत अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में 10वीं सदी से 17वीं सदी तक भारत में आए हुए विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरणों के आधार पर तत्कालीन व्यवस्था का अध्ययन करना है। इस अध्याय में मुख्यतः 3 प्रमुख विदेशी यात्री अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर का अध्ययन करना है। छात्रों, पिछली कक्षा में आप 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से भारत आए विदेशी यात्री अल-बिरूनी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और साथ ही साथ 14वीं शताब्दी में मोरक्को से भारत आए विदेशी यात्री इब्न बतूता का जीवन परिचय और उसके द्वारा दिए गए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग इब्न बतूता के द्वारा दिए गए अन्य विवरण के बारे में और 17वीं शताब्दी में फ्रांस से भारत आए विदेशी यात्री फ्रांसवा बर्नियर के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इब्न बतूता के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोरक्को से भारत आया था। इसने अनेक देशों की यात्राएं की थीं और इसी आधार पर इसने पुस्तकीय ज्ञान का वास्तविक आधार न मान करके यात्रा द्वारा अर्जित अनुभव को इसने ज्ञान का आधार माना और इसने अपने यात्रा वृतांत में जो कुछ भी रोचक चीज़ें देखी उसका वर्णन भी किया है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने नारियल और पान के बारे में अध्ययन किया था। आइए आज देखते हैं कि इब्न बतूता भारतीय शहरों के संदर्भ में क्या वर्णन करता है। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे। उसके अनुसार शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें, चमक दमक वाले बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। उसके अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा और विशाल आबादी वाला शहर था। उसने दौलताबाद को भी दिल्ली के समान ही बताया है। आकार में वो दौलताबाद को भी दिल्ली के समान ही बताता है। बच्चों, यहाँ पर वो 2 शहरों की बात कर रहा है, दिल्ली और दौलताबाद। दिल्ली और दौलताबाद की बात इसलिए कर रहा है बच्चों क्योंकि इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल की एक बड़ी घटना थी राजधानी परिवर्तन। उसने दिल्ली से राजधानी परिवर्तित करके दौलताबाद में स्थापित की थी। दौलताबाद वर्तमान समय में भारत में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसी के आधार पर उसने इन 2 शहरों का यहाँ पर वर्णन किया है। उसके अनुसार बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे। आर्थिक विनिमय से आशय है कि बाजार में केवल क्रय विक्रय ही नहीं होता था बल्कि ये सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। वह लिखता है कि अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद एवं एक मंदिर भी होता था। यद्यपि उसका शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में कोई अधिक रुचि नहीं थी, किंतु इतिहासकारों ने उसके वृत्तांतों का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी आय का एक बड़ा स्रोत, संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों के अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त किया करते थे। वो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इतिहासकारों ने जो ये इसका वृत्तांतों का प्रयोग किया, शहरों की समृद्धि से संबंधित वृत्तांतों का प्रयोग जो किया है, उसके अनुसार इतिहासकार यहाँ पर ये समझाने का प्रयास करते हैं कि शहरों की संपत्ति का एक बड़ा भाग जो था वो गांवों में अधिशेष के अधिग्रहण से आशय है कि गांवों में आवश्यकता से अधिक जो चीज़ें थीं उसको अधिग्रहित करके वो शहरों की संपत्ति के रूप में ये प्रयोग में लाए जाते थे। उसके अनुसार भारतीय कृषि उत्पादनकारी थी।
उसने भारतीय कृषि के उत्पादनकारी होने के पीछे मृदा के उपजाऊपन को एक बड़ा कारण बताया है। वह लिखता है कि किसान वर्ष में 2 प्रकार की फसलें प्राप्त किया करते थे। उसके अनुसार व्यापार और वाणिज्य की स्थिति भी अच्छी थी। वह लिखता है कि मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया से भारत का अच्छा व्यापार होता था और शिल्पकार और व्यापारी वर्ग जो था वो भारी मुनाफा भी कमाया करते थे। भारतीय कपड़ों, विशेषकर सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी और साटन की अत्यधिक मांग थी विदेशों में। वो ये भी लिखता है कि महीन मलमल इतना महंगा था कि अमीर वर्ग में भी बहुत ज़्यादा धनाढ्य लोग ही इसको खरीद पाते थे और इसका प्रयोग कर पाते थे। इसके अतिरिक्त वह दौलताबाद के बाजार में संगीत का भी वर्णन करता है। बहुत ही रोचक तथ्य है यहाँ पर एक बच्चों फिर आपके सामने कि दौलताबाद के बाजार में एक बाजार का वर्णन करता है जिसमें संगीत का किस तरीके से प्रयोग किया जाता था। आइए देखते हैं। वह लिखता है कि दौलताबाद के बाजार में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार हुआ करता था जिसे ताराबबाद कहते थे। वह लिखता है कि यह बाजार बहुत ही भव्य और विशाल और सुंदर होता था। इसमें अनेक दुकानें होती थीं। ये दुकानों में एक दरवाज़ा होता था जो मालिक के आवास में खुलता था। इस बाज़ार में बहुत सारी गायिकाएं भी होती थीं जो दुकान जो थी विशेष रूप से सुसज्जित होती थी। कालीन से बिछाए जाते थे दुकानों में, झूला रखा होता था और इसमें गायिकाएं सुसज्जित अवस्था में आकर बैठती थीं और उनकी सेविकाएं इसको झूले को झुलाया करती थीं। वो लिखता है कि इस बाज़ार में एक विशाल गुंबद भी था जो देखने में बहुत भव्य था और इसके नीचे कालीन बिछाए गए थे। इसमें प्रत्येक गुरुवार को सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने दास और सेवकों के साथ आकर बैठ जाया करते थे और इसके पश्चात वहाँ पर नर्तकियाँ अपना गाना और नाच प्रस्तुत करती थीं और यह क्रम सूर्यास्त तक चलता था। शाम को सूर्यास्त के गीत गाने के बाद वे सभी लोग अपने अपने घर चले जाया करते थे। तो इस प्रकार का एक बहुत ही रोचक प्रसंग उसने, संगीत से संबंधित एक बहुत ही रोचक प्रसंग भी उसने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था का क्या वर्णन किया गया है। डाक व्यवस्था से आशय यहाँ पर तत्कालीन संचार प्रणाली से है। वह लिखता है कि व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के द्वारा विशेष प्रबंध किए गए थे। अधिकांश व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर इब्न बतूता चकित हुआ और उसने लिखा कि इससे न केवल व्यापारियों द्वारा लंबी दूरी तक सूचना भेजना संभव हुआ और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि साथ ही साथ अल्प सूचना पर सामान भेजना भी संभव हुआ। इस प्रणाली की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर इब्न बतूता लिखता है कि जहां सिंध से दिल्ली तक की यात्रा में 50 से अधिक दिनों का समय लगता था, वहीं पर गुप्तचर जो थे इस व्यवस्था के माध्यम से, इस डाक व्यवस्था के माध्यम से अपनी सूचनाएं सिंध से दिल्ली तक मात्र 5 दिनों में ही सुल्तान तक पहुंचा दिया करते थे। ये बहुत ही इसका यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है इस व्यवस्था से संबंधित। वो लिखता है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्थाएं थीं। पहला लिखता है अश्व डाक व्यवस्था, जिसे कि उलूक भी कहा जाता था। ये प्रत्येक 4 मील की दूरी पर राजकीय घोड़ों के द्वारा संचालित की जाती थी। दूसरी व्यवस्था बताता है पैदल डाक व्यवस्था, जिसे कि दावा भी कहा जाता था और ये प्रत्येक 3 मील की दूरी पर इसके अवस्थान होते थे। इसके बारे में वर्णन करते हुए इब्न बतूता लिखता है कि प्रत्येक 3 मील की दूरी पर गांव हुआ करते थे। गांवों के बाहर मंडप होते थे और 3 मंडप बनाए जाते थे। इन मंडप पे
कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता था। इनके पास 2 हाथ लंबी एक छड़ हुआ करती थी और इस छड़ में आगे तांबे की घंटियां लगी होती थीं। शहर से संदेशवाहक जब डाक लेके चलता था तो एक हाथ में पत्र और दूसरे हाथ में छड़ लेकर यथाशीघ्र वो दौड़ता था, और जब वो दौड़ते दौड़ते इस दावा तक पहुंचता था तो घंटियों की आवाज़ सुनकर मंडप में बैठे लोग पहले से ही तैयार हो जाया करते थे और वो उनके पास पहुंचने पर डाक ले लिया करते थे और यथाशीघ्र वो दौड़ना प्रारंभ करते थे। और यह क्रम तब तक चलता था जब तक कि डाक अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं जाती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। और एक रोचक बात और इब्न बतूता इसमें लिखता है कि यह डाक व्यवस्था अश्व द्वारा डाक व्यवस्था से भी तीव्र थी, उससे भी ज़्यादा तेज थी। और वो ये भी लिखता है कि इस डाक व्यवस्था के द्वारा खुरासान से ताजे फल भारत में लाए जाते थे। इस व्यवस्था के माध्यम से ही खुरासान के जो फल थे, ताजे फल, उसकी भारत में बहुत मांग थी और वो इसी व्यवस्था के द्वारा भारत में लाए जाते थे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इब्न बतूता दास प्रथा के संबंध में क्या विवरण उपलब्ध कराता है। इब्न बतूता के अनुसार बाजारों में दासों का विक्रय होता था और ये भेंट स्वरूप भी दिए जाते थे। अपनी इस बात के समर्थन में उसने कुछ वृत्तांत भी लिखे हैं। वह लिखता है कि उसने सिंध से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घोड़े, दास और ऊंट खरीदे। उसको भेंट स्वरूप प्रदान करने के लिए उसने ये 3 चीजें वहां से खरीदी। दूसरे वृत्तांत में वो लिखता है कि मुल्तान पहुंचने पर उसने वहां के गवर्नर को किशमिश और बादाम के साथ एक घोड़ा और दास भी उसको भेंट स्वरूप प्रदान किया। तीसरे वृत्तांत में लिखता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने नासरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से प्रसन्न होकर उसे 1 लाख टका और 200 दास प्रदान किए। टका जो थी वो तत्कालीन मुद्रा थी। इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान की सेवा में कार्यरत दासियां संगीत और गायन में निपुण होती थीं। वह यह भी लिखता है कि सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए भी इन दासियों को नियुक्त किया करता था। दास और दासियां सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। दास पालकी या डोली ले जाने का कार्य भी करते थे। इस प्रकार दास और दासियां जो थे वो सस्ता घरेलू श्रम उपलब्ध कराया करते थे। बच्चों, ये था इब्न बतूता के बारे में वर्णन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले विदेशी यात्री फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में फ्रांस से भारत आया था। यह अनेक गुणों से युक्त था। जहां एक ओर यह एक चिकित्सक था, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार भी था। भारत में यह सन 1656 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक अर्थात कुल 12 वर्षों तक भारत में रहा। यह मुगल दरबार से नजदीकी रूप से भी जुड़ा रहा। देखते हैं आइए कि किन किन रूपों में यह मुगल दरबार से जुड़ा रहा। ये सबसे पहले मुगल बादशाह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में, और फिर इसके बाद आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी और एक वैज्ञानिक के रूप में वो मुगल दरबार से संबद्ध रहा। बच्चों, बर्नियर ने भारत में जो कुछ भी देखा
उसकी तुलना उसने यूरोप में विशेषकर फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से की। फ्रांस से इसलिए की क्योंकि वो फ्रांस का निवासी था, फ्रांस की स्थितियों को वो अच्छी तरह जानता और समझता था। तो उसकी तुलना उसने विशेषकर फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से की और अपने इस यात्रा वृतांत में देखी गई घटनाओं को में उसने यूरोप की श्रेष्ठता को भी रेखांकित करने का प्रयास किया। यद्यपि उसका आकलन सदैव सटीक नहीं था, किंतु सन 1670 एवं 71 ईस्वी में उसके ग्रंथ फ्रांस में जब प्रकाशित हुए तो उसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई और 5 वर्षों के भीतर ही उसके ग्रंथ का अंग्रेजी, डच, जर्मन और इतालवी भाषाओं में अनुवाद भी किया गया। इस कार्य से उसकी प्रसिद्धि पूरे यूरोप में फैल गई और उसके वृतांत को वहाँ पर लोगों ने पढ़ा भी। उसका ग्रंथ ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय माना जाता है। उसने भारत का चित्रण द्विविपरीतता के आधार पर किया है। वह भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। बच्चों, यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ है आपके समझने के लिए कि यूरोप के प्रतिलोम के रूप में कैसे परिवर्तित करता है। यूरोप के प्रतिलोम से आशय है कि उसने भारत में जो कुछ भी देखा उसका उसने फ्रांस, यूरोप की स्थितियाँ, विशेषकर यूरोप में फ्रांस से उसकी तुलना की और तुलनात्मक रूप से उसने जब उसको लिखा तो यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करा और इसी को यहाँ पर ये कहा जाता है कि यूरोप के प्रतिलोम के रूप में उसने भारत को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बर्नियर का भूमि स्वामित्व पर विचार। भूमि स्वामित्व के संबंध में वह क्या विचार प्रस्तुत करता है। बर्नियर भूमि स्वामित्व के संबंध में भारत और यूरोप का तुलनात्मक अध्ययन करता है और वो भारत में लिखता है कि भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। वह स्वयं निजी स्वामित्व का एक बहुत बड़ा, भूमि के संबंध में निजी स्वामित्व का एक बड़ा समर्थक भी था। उसने लिखा है कि भूमि पर राजकीय स्वामित्व राज्य और निवासी दोनों के लिए ये हानिकारक थे। वह लिखता है आगे कि मुगल साम्राज्य में शासक समस्त भूमि का स्वामी होता था, जो अमीरों में अपनी भूमि का वितरण किया करता था और इसका परिणाम ये हुआ कि ये अर्थव्यवस्था और समाज के लिए ये व्यवस्था हितकर नहीं हुई। बच्चों, इस प्रकार का अवबोधन मात्र बर्नियर तक ही सीमित नहीं था। 16वीं और 17वीं शताब्दी के अनेक यात्रियों ने इस प्रकार के यात्रा वृतांत लिखे हैं। 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में डच यात्री पेलसार्ट भारत आया और इसने यहाँ पर किसानों की दयनीय स्थिति का उल्लेख किया और इसके लिए वो राज्य को उत्तरदायी मानता है। बर्नियर भूमि पर राजकीय स्वामित्व के दुष्परिणामों का भी विवेचन करता है। वह लिखता है कि भूमि पर पैतृक अधिकार न होने के कारण भूधारक अपने बच्चों को जमीन नहीं दे सकते थे और इसका परिणाम ये हुआ कि ये भूमि अपने उत्पादन के प्रति उदासीन होने लगे और इस उदासीनता के कारण जहां एक कृषि की उपेक्षा हुई, वहीं किसानों का उत्पीड़न भी हुआ और शासक वर्ग को छोड़कर समाज के अन्य सभी वर्गों के जीवन स्तर में गिरावट भी दिखाई दी। दिखता है कि तत्कालीन समाज में 2 वर्ग होते थे, अमीर और गरीब। वो बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ कहता है कि उस समाज में मध्यम वर्ग का अभाव था। उसके अनुसार मुगल साम्राज्य के शहर विनष्ट और खराब हवा से दूषित थे।
खेत झाड़ीदार और घातक दलदल से युक्त थे। यहाँ पर देखिएगा वो शहर और खेत का आशय गांव से है। वो यहाँ पर दोनों का वर्णन करते हुए लिखता है कि मुगल साम्राज्य के शहर और गांव दोनों की ही स्थिति के बारे में बहुत अच्छा वर्णन नहीं प्रस्तुत करता है, और इसका कारण वो राजकीय भूस्वामित्व को ही बताता है। वो कहता है कि राजकीय भूस्वामित्व के कारण ही शहरों की और गांवों में खेतों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। किंतु बच्चों, यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक उल्लेखनीय तथ्य भी हमें जानना बहुत जरूरी है इस वृतांत के अतिरिक्त, कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज से यह प्रमाणित नहीं होता है कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। अर्थात राज्य का जो भूस्वामित्व के बारे में जो वर्णन वो करता है, ये मुगल सरकारी दस्तावेजों से ये प्रमाणित नहीं होता है। 16वीं शताब्दी में अकबर के सरकारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि भूमि राजस्व राजत्व का पारिश्रमिक था। वो राजत्व के पारिश्रमिक के रूप में उसको परिभाषित करता है। वो लिखता है कि ये एक ना तो कोई लगान था, ना ही भूमि कर था, ना ही उपकर था, बल्कि यह जो था ये जनता को राजा सुरक्षा प्रदान किया करते थे, और उस सुरक्षा प्रदान करने के बदले में ये एक प्रकार का कर लिया करते थे। जबकि यूरोपीय यात्रियों ने, यूरोपीय इतिहासकारों ने इसे भूमि कर माना है। बर्नियर के विवरणों को 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने प्राच्य निरंकुशतावाद का सिद्धांत के तहत, और 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया है। आइए देखते हैं कि मॉन्टेस्क्यू प्राच्य निरंकुशवाद सिद्धांत के रूप में क्या कहता है। बच्चों, यहां प्राच्य का आशय पूर्व से है। प्राच्य या पूर्व को मॉन्टेस्क्यू एशिया के रूप में परिभाषित करता है। वहां पर यह कहता है कि प्राच्य जो है वो एशिया है, और निरंकुशवाद जो है, निरंकुशतावाद की जो बात उसने कही है, वो कहता है कि ये तत्कालीन जो एशिया के जो राजा थे वो अपनी जनता पर एक निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग किया करते थे, और इसी को उसने प्राच्य निरंकुशतावाद का सिद्धांत बताया है। वो लिखता है कि एशिया के शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का प्रयोग करते थे। निर्बाध प्रभुत्व से आशय उसका ये है कि उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, सारी भूमि का स्वामी राजा हुआ करता था, भूस्वामित्व जनता का नहीं होता था, और इस कारण से जो अमीर वर्ग होता था बहुत अमीर होता था, और समाज के अन्य वर्गों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती थी। इस प्रकार से मॉन्टेस्क्यू ने भी बर्नियर के विवरण को ही आगे बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के तहत ये समझाने का प्रयास करते हैं कि 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद से पहले भारत और अन्य एशियाई देशों में जो उत्पादन होता था, इन्होंने ये लिखा है कि भारत में उत्पादन का जो मुख्य कारण था वो राज्य किया करता था, और इसमें निजी भूमि स्वामित्व नहीं था, और राज्य ही इसके लिए उत्तरदायी था, और इसी कारण समाज में उच्च तबका अमीर और निचला तबका जो था वो उसकी स्थिति अपेक्षाकृत बहुत अच्छी नहीं थी। बच्चों, ये जो वर्णन यहाँ पर बर्नियर के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से दूर भी है, क्योंकि 16वीं और 17वीं शताब्दी के अगर तत्कालीन ग्रामीण समाज का अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि तत्कालीन ग्रामीण समाज में सामाजिक और आर्थिक विभेद भी था। इसको समझने के लिए आप समझिए कि इस आर्थिक विभेद में 3 वर्ग प्रमुख थे, जिसमें बड़े जमींदार होते थे। बड़े जमींदार जो होते थे ये जमीनों का उपभोग किया करते थे। इसके अतिरिक्त दूसरे नंबर पे किसान होते थे। किसानों की भी 2 श्रेणी थी, बड़े किसान और छोटे किसान।
और इसके बाद तीसरा एक वर्ग होता था भूमिहीन श्रमिक का एक वर्ग होता था। ये भूमिहीन श्रमिक का जो वर्ग था इसको बलाहार भी कहा जाता था और यह वर्ग अब ऊपर के दो वर्गों के लिए काम किया करते थे। तो इस प्रकार ये एक वास्तविक चित्रण है, ऐसा नहीं था कि केवल दो ही वर्ग थे, अमीर और गरीब। तत्कालीन समाज का ये भी चित्रण था। इसके अतिरिक्त बर्नियर कुछ जटिल सामाजिक सच्चाई का भी वर्णन करता है। वह लिखता है कि इस समय शिल्पकारों को राज्य द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, जिस कारण से शिल्पकारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जाता था और इससे होता यह था कि उत्पादन जो था वो पतनोन्मुख अवस्था में जा रहा था। वहीं दूसरी ओर वो ये भी लिखता है कि भारत में अनेक वस्तुओं का जो उत्पाद थे, जो तैयार माल था, वो बाहर भेजा जाता था और उसके बदले में सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं भी भारत में आयात की जाती थीं। तो इस प्रकार से वो यहाँ पर साथ ही साथ इसके साथ साथ वहाँ पर एक समृद्ध व्यापारिक वर्ग का भी उल्लेख करता है। बच्चों, बर्नियर सती प्रथा के संबंध में भी विवरण प्रस्तुत करता है। उसने लाहौर की एक घटना के माध्यम से सती प्रथा का बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक वर्णन प्रस्तुत किया है। वह लिखता है कि लाहौर में एक अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु संभवतः 12 वर्ष के आसपास रही होगी, उसे जबरन सती प्रथा के माध्यम से उसको मृत्यु के लिए बाध्य किया जा रहा था और इस घटना का बहुत ही हृदय विदारक वर्णन उसने अपने यात्रा वृत्तांत में प्रस्तुत किया है। बच्चों, ये आज का अध्याय आज पूर्ण हुआ। आज के अध्याय में हम लोगों ने ये देखा कि इब्न बतूता और बर्नियर के यात्रा वृत्तांतों से हम लोगों ने तत्कालीन व्यवस्था का अध्ययन किया और ये सीखा कि इब्न बतूता जहां पर एक और जिन चीजों से प्रभावित होता था उसका वर्णन वो करता था रोचक तथ्यों के रूप में, जैसे कि नारियल, पान, भारतीय शहर, बाजार आदि के बारे में। वहीं पर बर्नियर जो था एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित व्यक्ति था। उसने भारत में जो कुछ भी देखा उसका उसने यूरोप में, विशेषकर फ्रांस के संबंध में तुलनात्मक वर्णन किया है। बच्चों, आज आपको अभ्यास के लिए एक प्रश्न दिया जा रहा है। प्रश्न है, इब्न बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे थे उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर बताइए। इस प्रश्न को आप अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।